ઓલ ઇન્ડિયા એન્ટી ટેરરિસ્ટ ફંડના ચેરમેન અને ઝિંદા શહીદ તરીકે ઓળખાતા મનિંદરસિંહ બિટ્ટાનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। બિટ્ટા સિંઘે કહ્યું છે કે ખાલિસ્તાનવાદને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ જરૂર પડે લડવું તો ભારત લડવા માટે તૈયાર છે। રાજકોટ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું સંબોધન કરતા બિટ્ટા સિંઘે ખાલિસ્તાનવાદને ક્યારેય આગળ ધપાવવા નહીં દઈએ તેવું જણાવ્યું હતું। તેમજ જરૂર પડે કેનેડા સાથે લડવું પડે તો લડવા માટે ભારત તૈયાર છે તેવું પણ જણાવ્યું હતું। આ ઉપરાંત અનેક મુદ્દે બિટ્ટા સિંઘે નિવેદન આપ્યું હતું। देखो, मैं इन चीजों से बचपन से लड़ा हूं। मुझे लड़ते लड़ते 42 साल हो गए। अपने शरीर पे बम खाए, अपने साथ 70 लोग जिसमें मेरे जवान, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, कई शहीद हुए। पहली बात, पिछली बार भी कहीं मिले हुए कहा था मैंने, ये बम्बों से टूटा हुआ बचा हुआ बोनस की जिंदगी का हिस्सा मैं यकीन दिलाता हूं हिंदुस्तान के लोगों को। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह टूटे शरीर के हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्रता है और रहेगा। जहां तक खालिस्तान की बात करते हैं, भाई खालिस्तान का मतलब तो समझा रहे। खालिस्तान का मतलब क्या है? आज गुजरात से एक जगह पे चले जाओ, पूछो जी यहां से भुज और कच्छ कितना है, कहते जी 800 किलोमीटर। तो पंजाब की आपको सच्ची बताऊं मैं, पंजाब कितना है? 250 किलोमीटर का पंजाब। यहां इंडस्ट्री है, यहां व्यापार है, यहां नई सोच है। वहां क्या है? वहां कुछ भी नहीं। हमारा पानी, हमारे खेत सब खराब हो चुके हैं। और हमारी जो जवानी है, जो बच्चे हैं, कुछ नशेड़ी बन गए, कुछ विदेशों में चले गए। मां बाप ने 2-2 एकड़ जमीन बेच करके, गरीबों ने इसलिए बच्चे बाहर भेज दिए कि हमारे बच्चे नशेड़ी ना बन जाए, हमारे बच्चे AK-47 ना पकड़ ले। जो बच्चे वहां पे गए, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो झंडे पकड़ लेते हैं, निशान सब पवित्र है, पकड़ करके खालिस्तान के नारे लगाते हैं और तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना करके उससे खेलते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं। और आपने देखा होगा यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, भारत माता को बुरा भला कहा गया, हिंदू समाज को बुरा भला कहा गया। भगत सिंह जो पंजाब के थे, जिनको दुनिया नमस्कार करती है, उसको आतंकवादी कहा गया। है कितने परसेंट? अपन 2%। 2% ये कौम है, 2% के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है। हरमंदिर साहब के अंदर आप में कई लोग होंगे जिनकी ख्वाहिश होगी मैं हरमंदिर साहब मत्था टेकना चाहता हूं। उसके मन में यह है कि सिख और हिंदू एक रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता है। और जो अब खालिस्तान की मांग वहां उठी है, ये लोग पाकिस्तान के इशारों पे, ISI के इशारों पे पैसा लेके, फंडिंग लेके ये जुलूस निकालते हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर ये एक अफवाह उड़ाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज स्टेप लिया हिंदुस्तान की सरकार ने कि 5 दिन के अंदर अंदर अपना बोरी बिस्तरा उठाओ, कनाडा वासी को चले जाओ। अब सवाल ये है कि लोग, ये चंद लोग कहते हैं सिख कौम के साथ धोखा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, हिंदुस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, हिंदुस्तान के 10 साल रहे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर 2% को होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंग का हीरो, हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ अर्जुन सिंह जैसे चाइना और पाकिस्तान थर थर कांपता था आर्मी चीफ, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस, मैं 2% की बात सुना रहा हूं, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस खैरा, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस कुलदीप सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ विक्रम सिंह, हिंदुस्तान के एयर मार्शल कौन रहे? धनोआ जी, जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन किया था। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने, चाहे हिंदू, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान, कभी यह नहीं कहा ये 2% को राष्ट्रपति बनाया, ये 2% को। फिर किस बात का झगड़ा जी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किस बात का झगड़ा जी? झगड़ा सिर्फ इनको खालिस्तानियों को नफरत, पाकिस्तान के इशारों पे जिनके मंसूबों को नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, 370 धारा हटा दी, पंजाब में अमन शांति आ गई, इनको नफरत है। हिंदू हिंदू हिंदू, हिंदू से क्या नफरत है? क्या
पूरी दुनिया के अंदर से एक भी मेरा हिंदू भाई, रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता, अगर हमारे गुरु साहिबानों के खिलाफ, अगर सिख समाज के खिलाफ अगर टिप्पणी की है, मैं यही अपना सीट काट के अपने पैरों में रख दूंगा। वाय सिख समाज क्यों ना बोले? सवाल ये है, ये बोले तो हिंदू, ये बोले हिंदू फिरका परस्त, ये बोले ये नफरत। सिख समाज क्यों ना बोले? सिख समाज से क्यों ना आवाज उठे कि हम खालिस्तान नहीं चाहते, चाहे वो राजकोट हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे पूना हो, चाहे बॉम्बे हो। पूरे देश में जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, हम अरदास करते हैं ना, लंगर लगाते हैं ना, दिन मनाते हैं ना, तो सबको इकट्ठा करें और आपके मीडिया को बुलाए और आपसे सवाल कहे जाए, क्या खालिस्तान चाहते हो तो खुल के कहे ना। हम पूरे देश के अंदर खुश हैं, हमें कभी फर्क नहीं नजर आता, अहमदाबाद हो या पंजाब हो या राजकोट हो, क्यों ना बोले। हमारा चुप रहना ही जब तिरंगे झंडे का अपमान होता है, जब भारत मां को गाली दी जाती, इस मुल्क के साथ धोखा है। ये कमजोरी मैं आपको बता रहा हूं, ये कमजोरी हमारे में है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल होती है, को खेल हुआ, को गीत हुए, वो चलती है। मेरा आपसे एक सवाल है, जब नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को मिलने गए थे, आपको सबको हमको नाराज करके गए थे ना, पर उनके अंदर यह था कि मैं पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बना हूं, हम जंग नहीं चाहते, आपका देश भी तरक्की करे, हम भी करें। मुझे पता था क्या होगा, मेरा एक सुरक्षा का अनुभव था, ये को हरकत करेगी आईएसआई, क्योंकि सरकार से बड़ी आईएसआई है। आईएसआई ने क्या किया? दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना। मेरा आपसे सवाल है, क्या दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद क्या पाकिस्तान में पूरे दुनिया के अंदर किसी टेबल पे बातचीत हुई? दूसरा, बालाकोट में हमने अटैक किया, सर्जिकल ऑपरेशन किया, उन्होंने पुलवामा में किया, हमने 15 मिनट में जवाब दिया। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने, मैं को बीजेपी का नहीं हूं, प्रथम राष्ट्र, क्या पाकिस्तान से को बातचीत की? क्या G20 हुआ, पूरी दुनिया आई, क्या पाकिस्तान को बुलाया? बांग्लादेश आया, लंका आया, नेपाल आया, क्या आया? ये हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान है। हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकतें होंगी, शहादतें होंगी, आपने देखा होगा 42 जवानों की शहादत दुनिया में बता दिया, 42 जवानों की शहादत हुई और उसके बाद 370 धारा हटी। क्या आज पाकिस्तान चाहता है कि हमारे 10 जवान शहीद करके फिर हम पीओ को भी ले ले? चाहता है तो आ जाए, हम पीओ को लेने को तैयार खड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें कुछ छेड़े तो हम छोड़ते नहीं। हिंदुस्तान एक अलग रास्ते पे, मैं फिर आपको उसका जवाब दूंगा। क्या भारत ने अपने जवान जो शहीद हुए, क्या उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? अगर हमारे 4 जवान शहीद किए, ऑफिसर शहीद किए, अभी तक ऑपरेशन जारी है, निकाल के ठाठा कर रहे हैं, पर ये हिंदुस्तान की सरकार को दोहरापन नहीं कह सकते। देखो पाकिस्तान से हमें क्या लेना, भूखा नंगा पाकिस्तान, खाने को रोटी नहीं। पॉलिटिकल लड़ाइयां चल रही है, क्या हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल लड़ाइयां हैं? और जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, लड़ने के लिए हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। ये लड़ाइयां चलती रहेंगी और ये अपने देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां, इन चंद पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर राष्ट्र नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, आज राष्ट्र ऐसे नहीं चलने वाला। आज राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। आपने यूक्रेन को देखा होगा, यूक्रेन और रशिया की जंग, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा पकड़ के अपनी जिंदगियों को बचाया। पाकिस्तान के माँ बाप कहते उन बच्चों के, अगर तिरंगा झंडा ना होता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते, तो हमारे बच्चे जिंदा ना होते। आज हिंदुस्तान की ये पोजीशन है। मैं हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप पॉलिटिकल पार्टियां लड़ाई लड़े, पर लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही कहा। सवाल ये है, जैसे पंजाब क्यों बर्बाद हुआ, वोट बैंक पॉलिटिक्स। हम बिडरा वाले को लाएंगे और सदा राज करेंगे। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो सामने था, ये हरमंदर साहब पवित्र स्थान ये सामने। वोट बैंक की राजनीति ने सदा कुर्सी सत्ता लाने के लिए क्या किया? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। उनमें 19,000 हिंदू भाइयों का रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता, जो घर से बच्चों के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए रोटी कमाने गया था, हाथ में तरचूल नहीं, कृपान नहीं, बंदूक नहीं, उसको देखा हिंदू और गोलियों का निशाना बना।
सरदार है, सिर पे पगड़ी नहीं, हिंदू समझ के उसको मार दिया। कौन सा जिम्मेदार? हम जिम्मेदार थे, हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार थे। वोट बैंक की राज, सदा राज करेंगे। यही कनाडा में हुआ। हमने नहीं सोचा कि दुनिया में ऐसा होता। अब कनाडा की असलियत पता चली कि खालिस्तानियों का वोट बैंक लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए, हमारे देश में चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, हमें कनाडा में सरकार चाहिए। इनकी ऐसी की तैसी आज का हिंदुस्तान है। अगर कनाडा नहीं सुधरा तो कोई बात नहीं, किस तरीके से भी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे। आज अगर कनाडा की एम्बेसी वहां से हट गई तो नुकसान किसका है? हिंदुस्तान का भी नुकसान है। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का है, पंजाब के बच्चों का है। कैसे बच्चों का फ्यूचर होगा, कैसे बच्चे जाएंगे? क्या पंजाब के धर्म के ठेकेदार, क्या पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां इस बारे में बोलेंगी खालिस्तानियों के खिलाफ? आपके कारण हमारे बच्चों के फ्यूचर बर्बाद हो रहे, आपके कारण हमारा पंजाब बर्बाद हो रहा है, क्या कहेंगी? पॉलिटिशियन को अपने स्वार्थों को छोड़ करके बाहर निकलना होगा। प्रथम राष्ट्र को लेकर मैं भी तो निकला हूं। मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता, क्लियर कट बात करता हूं जो सही है। और पंजाब का पॉलिटिशियन क्यों नहीं करता? पूरे हिंदुस्तान का सिख समाज, जिम्मेदार लोग क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? मुझे आप बता दीजिए। आपने खालिस्तान के सवाल पूछे, हिंदुस्तान में गुरुद्वारों से क्यों ना आवाज उठे? क्या हम भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं? क्या हम यहां पे खुश नहीं है? क्या हमारे कारोबार चलते नहीं है? हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी फैक्ट्रियां चलती नहीं है? अगर चलती हैं तो क्यों ना बोले भैया ये कौम के गद्दार है, ये देश के दुश्मन है, हम इनके साथ नहीं। क्या एक आवाज उठी? तिरंगा झंडा का अपमान हुआ यूके के अंदर, क्या कौम में से किसी से आवाज उठी? खुल के कहता हूं, क्यों ना उठे? आप क्यों उठाएं? ये क्यों उठाएं? हम, मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? अगर मैं नहीं उठाता, मैं भी मुल्क के साथ धोखा करता हूं। क्या मैं भारतीय नहीं हूं? मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, आप मुझे सरदार पहले समझते तो भारतीय, मुझे फक्र है। आप मुझे सरदार बाद में कहेंगे, पहले भारतीय कहेंगे, तो वो क्यों ना अपनी पहचान बनाए? ठीक है ना? और चाइना वो देश है, कोरोना काल में देखा होगा, पहले देखा होगा, आज से 4 साल पहले का चाइना, दुनिया थर थर कांपती थी। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं करता, मैं आप गुजरात भाइयों की बात करता हूं। होंगे आपके विचार कहीं भी होंगे, मेरे कांग्रेस के विचार होंगे। प्रथम राष्ट्र चाइना आज थर थर कांपता है, हमारे से थर थर कांपता है चाइना। उस वक्त का चाइना, 4 साल पहले का चाइना निकाल लो, आज चाइना निकाल लो, चाइना कहीं दिखाई देता है क्या? चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना सीधी लड़ाई हमारे से नहीं लड़ सकता और पाकिस्तान को हथियार देता है। करते हमारी निगाह है, हमारे देश की निगाह है। वो कहते हैं इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगहदार है। हमारी निगाह सबकी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की काम कर रही है। आज हिंदुस्तान की पब्लिक, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए, इकट्ठे होना चाहिए। आप देख लो, अब खालिस्तान का मुद्दा आया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं हो। अब डिबेटों में देख लो, आज कोई मेरा सरदार भाई सामने आएगा ही नहीं। ये खत्म हो जाए, और मुद्दा सामने आ जाएंगे। भाई यहां भी बहस हो गई कि प्राइम मिनिस्टर आया था, उनसे बात हुई, फिर ऐसा हुआ। अरे हुआ तो आप तो देश में इकट्ठे हो जाओ ना, ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज इतनी मजबूत हो चुकी है, इस दुनिया के अंदर डिफेंस पॉलिसी इतनी मजबूत हो चुकी है कि दूसरे देश भी आज हमारे आगे सिर झुकाते हैं। ये हमारा आज देश, राष्ट्र इस मंजिल तक पहुंच चुका है। राजनीतिक लड़ाइयां हैं, वो चलती रहेंगी। कभी सरपंच का चुनाव, कभी मेंबर पंचायत का चुनाव, कभी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, कभी कारपोरेशन के मेयर का चुनाव, कभी एमएलए का चुनाव, फिर एमपी का चुनाव। एक चुनाव खत्म होता है, लग जाते हैं दूसरे चुनाव में, दूसरा खत्म होता है तो देश की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, गांव की डेवलपमेंट कैसे होगी? वन इलेक्शन का सिद्धांत होना चाहिए। टाइम लगेगा, मुश्किलें आएंगी, पर आने वाले वक्त के अंदर हमारा देश तो मजबूत होगा। और दूसरा, सरकार को जनसंख्या बिल लाना बहुत जरूरी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश के अंदर जनसंख्या के ऊपर 2 या 3 बच्चे, यह सरकार को कानून लाना चाहिए। यह हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है कि आप बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल के आके यहां पे डेरा बना लो। यह हिंदुस्तान है, यह भारत है। यहां कानून
एक होना चाहिए। अगर गुजरात से बॉर्डर से ड्रग मिल रहा है, पकड़ा जा रहा है ना, पकड़ा जाना ही हमारी बीएसएफ या गुजरात पुलिस की कामयाबी है। पाकिस्तान तो हरकतें करते रहेगा। अब पंजाब के अंदर देखो ड्रग वहां भी आ रहा है, वहां ड्रग पकड़ा जा रहा है, पर वहां कारण है कि पंजाब के लोग फोर्सेस को, बीएसएफ को सहयोग नहीं देते। गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, इस स्टेटों के अंदर अगर वहां से नार्को टेररिज्म आ रहा है तो वहां के गांव फोर्सेस को, गवर्नमेंट को, बीएसएफ को कोऑपरेट करते हैं, इसलिए पकड़ा जा रहा है। आना और पकड़ा जाना, आना और बिक जाना, वो नुकसान है। आज करोड़ों का ड्रग पकड़ा जा रहा है, ये हमारे गुजरात पुलिस, हमारी फोर्सेस, बीएसएफ की बहुत बड़ी कामयाबी। एक बार मोदी जी ने बोल दिया तो भारत नाम हो गया। हमने तो कहना चाहिए, हम तो पहले भी कहते थे मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, बचपन से कहते थे। ये अंग्रेजों के दिए हुए नारे। इंडिया नारा किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ये इतिहासकार है, बड़ी किताबें पढ़ी है इन्होंने। इंडिया ने दिया था। हम कल्चर बदल रहे हैं। आप चले जाइए इंडिया गेट, कौन है? अंग्रेजों ने बनाई थी। आजाद सुभाष चंद्र बोस ऐसे खड़े हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने नारा दिया था आजाद हिंद फौज दो, तुम हमें खून दो, हमको तुमको आजादी लेके देंगे। पार्लियामेंट नया बन गया। किसका पार्लियामेंट? अंग्रेजों का पार्लियामेंट। अब राष्ट्रपति भवन नया आ रहा है, उपराष्ट्रपति भवन नया आ रहा है। किसका? हिंदुस्तान के लोगों ने अपने खून पसीने से, मजदूरी, मेहनत करके इसको बनाया। हम अपना हिंदुस्तान, अपनी आजादी, हम वो चाहते हैं, अपना इतिहास चाहते हैं। हम अंग्रेजों का इतिहास नहीं चाहते। अंग्रेजों का इतिहास इसलिए चाहते हैं कि इन लोगों ने हमारे पे जुल्म किया। देखो जी, पॉलिटिकल सवाल में करता नहीं, ठीक है ना। मुझे इतना पता है, मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, देखो मैं उनको कभी नहीं मिला, ना मिलने की इच्छा है। मेरे हिंदुस्तान कोई ये राजनीति आज को राष्ट्र एक हंसी का मुद्दा नहीं है, एक मजाक का मुद्दा नहीं, कभी हुआ करता था। आज सीरियस पॉलिटिक्स, राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। G20, चंद्रमा में तिरंगा झंडा, अब सूर्य पे जा रहे हैं, दुनिया में नाम। आज G20 हो रहा, आज 370 धारा हट रही है, आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है। आज कोई ऐसा राम जन्मभूमि 370 धारा हटने के बाद क्या कोई दंगा फसाद हुआ, को गोली चली, को गाली गलौज हुआ? आज का हिंदुस्तान है। ये मुद्दा अब पॉलिटिकल तो को रहा ही नहीं। जो अच्छा काम करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, अब देखो जब मुंह से बोलना, चैनलों पे जाके बहस करनी, वो मुद्दा नहीं। आपको करके दिखाना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। वक्त सबको मिला था, पर किया इंदिरा गांधी ने किया, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पर जो आज हो रहा है आने वाली जनरेशन के लिए, हम तो नहीं रहेंगे, पर आने जनरेशन के एक नया रास्ता बना के जाएंगे। पर अगर गलत हाथों में ये चीज चली गई तो राष्ट्र फिर उसी लेवल पे आ जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लालू प्रसाद यादव, क्या मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश सिंह, क्या वो सनातन धर्म पे जिसने हमला किया, खुद सनातनी तमिलनाडु पे, जिसने हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी की, क्या ये देश को बंटवारा नहीं करेंगे? जो हिंदू समाज से नफरत करेंगे, क्या देश को चलाएंगे? क्या देश का नारा दिया? क्या इनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता है? क्या इनको डिफेंस पॉलिसी के बारे में पता है? आज शंकर जी फॉरेन मिनिस्टर बनाए, हम भी सवाल करते हैं यार जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा कैसे बना दिया। पर नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि ये फॉरेन पॉलिसी को मजबूत रख सकते, उनको इधर बैठा दिया। अजीत डोभाल पाकिस्तान में 5 साल एक मजदूर बनके, एक दुकानदार बनके सेवा करते रहे, राष्ट्र की मौत का कफन बांध के आज सुरक्षा सलाहकार। आज हर उस आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है जिसकी सोच प्रथम राष्ट्र है। ये तमाशा नहीं है। इंडिया पार्टी बन गई तो इंडिया पार्टी बन गई तो क्या होगा जी? इंडिया पार्टी बन गई तो लोग आपको वोट डाल देंगे क्या? इंडिया नहीं, भारत। भारत आज किस मुकाम पे पहुंचा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं एक धार्मिक यात्रा पे आया था। शिवनी जी मेरे दोस्त हैं, फिर आज मंदिर गया भाई साहब के साथ। मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, द्वारका जी के दर्शन किए, नवग्रह के दर्शन किए, अंबा माता के दर्शन किए, आखिर में वहाँ दर्शन माता रानी जी के दर्शन किए, जो पटेल समाज की हमारी माँ
है ना, हमारी कुल देवी, उनके दर्शन किए। हमारी एक ही प्रार्थना, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारे जवान सीमाओं की रक्षा करने के रहे, और सबसे बड़ी प्रार्थना सौराष्ट्र, गुजरात, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, इससे दूसरी स्टेटों के लोग सीखे। मानवता, राष्ट्र, देश की सेवा, धर्म की सेवा इस धरती से सीखे। ये मेरा अनुभव है, ये मेरी प्रेर है। मैं सबको कहता हूं अपने बच्चों को गुजरात की संस्कृति को इतना मजबूत रखना, क्योंकि गुजरात हमारे राष्ट्र की एक जड़, एक नींव है, एक पिलर है। और पिलर ने हमें क्या नहीं दिया? पिलर ने हमें मोदी दिया, पिलर ने हमें अमित शाह दिया, इस पिलर ने हमें सरदार पटेल दिया। अगर सरदार पटेल गुजरात की धरती के ना होते, क्या यह भारत आजाद हो जाता? अगर सरदार पटेल की काम में दखल ना दिया होता, आज हमारे जवानों की शहादत कश्मीर के अंदर ना होती, आज 370 धारा की जरूरत ना पड़ती। और जितना हो सका किया, ये सौराष्ट्र में दिया। बस ये मेरी प्रेरणा है कि हमारा गुजरात हमेशा मजबूत रहे, आप सुरक्षित।